आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि जो पुराना CRPC था उसकी जगह 2023 में संशोधनों के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है। और जो पहली धाराएं थी उसमें कुछ और धाराओं को जोड़ दिया गया है और जो पुरानी धाराएं कानून थे उनको हटा दिया गया। यह वीडियो खासकर LDC एग्जाम के संबंधी है और इसके अलावा सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी धाराओं के संबंध में सभी को जानकारी होनी चाहिए। खासकर यह LDC एग्ज़ाम जो असिस्टेंट कमांडेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल LDC, चाहे CRP, BSF, ITBP, SSB, जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं उससे है। यानी कि कुछ प्रोफेशनल के क्वेश्चन आपके एक्ट रूल मैनुअल इत्यादि से आते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे CRPC हो गए, JFR हो गया, जनरल फाइनेंस रूल हो गया, या आपका HRA हो गया, हॉस्टल सब्सिडी हो गया, मैप हो गया, वेपन्स हो गया। ये क्वेश्चन सभी LDC एग्जाम में आते हैं। तो हम अभी इस प्रकार कॉमन सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो इसमें सिर्फ हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सिर्फ धाराएं जो हैं, किस धारा में क्या है वो करेंगे, और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनका संक्षिप्त में भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अध्याय 1, धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 में इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 2 में परिभाषाएं हैं, यानी कि कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषा का मतलब ये है उससे क्या संबंधित होगा। धारा नंबर 3 में है संदर्भों का निर्माण, यानी कि उससे संबंधित जो संदर्भ होंगे उनका निर्माण किया गया है, वो धारा नंबर 3 में है। धारा नंबर 4 में है भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का परीक्षण, यानी कि एक तो भारतीय न्याय संहिता जो हमने इससे पहले वीडियो बना चुके हैं उसमें, और अन्य कानूनों के तहत जो अपराध है उसमें ये भारतीय जो न्याय संहिता उसमें बताया क्या करना अपराध है और क्या करना अपराध नहीं है, वो इसकी धारा में। उसके अलावा कुछ बहुत सारे कई कानून ऐसे हैं जो अलग अलग कानून हैं, उनमें भी कोई अपराध किस श्रेणी में आता है। धारा नंबर 5 में है व्यावृत्ति के बारे में बताया गया है। अध्याय नंबर 2 के धारा नंबर 6 आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियाँ, यानी कि आपराधिक जो न्यायालय होंगे उनकी क्या क्या श्रेणी होगी। जैसे कि होता है पहले सेशन न्यायालय होता है, उसके बाद दूसरा होता है जैसे हाई कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय हो गया। इस प्रकार जो भी क्या नाम मतलब श्रेणी है वो धारा नंबर 6 में बताया गया है। धारा नंबर 7 में प्रादेशिक प्रभाव के बारे में बताया गया। और धारा नंबर 8 जैसे सत्र न्यायालय है, यानी कि जो श्रेणियों के अलग अलग न्यायालय हैं वो कौन सा न्यायालय किस में है। धारा नंबर 8 में सत्र न्यायालय। और धारा नंबर 9 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट का जैसे अगर देखा जाए तो जो सबसे नीचे सब जो मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी कि उप मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका भी न्यायालय होता है। उससे नीचे तहसीलदार का भी न्यायालय होता है, फिर मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। तो यह न्यायालय किस धारा में वर्णित किया गया है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे धारा नंबर 9 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 10 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि जो अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। पहले तो मजिस्ट्रेट भी न्यायालय होता है, एक मुख्य मजिस्ट्रेट न्यायालय। उसके बाद धारा नंबर 11 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि कभी कभी किसी भी अपराध की जल्दी से सुनवाई करने के लिए क्या होता है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं, तो उनका एक न्यायालय बनता है, उसके बारे में बताया गया। धारा नंबर 12 न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानीय क्षेत्राधिकार, यानी कि उनका क्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। धारा नंबर 13 न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधीनता, यानी कि वो किसके अधीन कार्य करेंगे। धारा नंबर 14 कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट, यानी कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया। धारा नंबर 15 पे चलते हैं। तो धारा नंबर 15 में है विशेष कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट के बारे में 15 नंबर धारा में। धारा नंबर 16 में कार्यकारी मजिस्ट्रेट का स्थानीय क्षेत्रवास, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। धारा नंबर 17 कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अधीनता, वो किसके अधीन में होंगे, इसका धारा नंबर 17 में बताया गया है। धारा नंबर 18 में सरकारी अभियोजक, यानी सरकारी अभियोजक की परिभाषा,
या क्या कौन होंगे वह धारा नंबर 18 में। धारा नंबर 19 में सहायक सरकारी अभियोजक, सहायक सरकारी अभियोजक कौन होंगे, धारा नंबर 19 में वर्णित किया गया है। धारा नंबर 20 अभियोजन निर्देशालय, अभियोजन का निर्देशालय के है। धारा नंबर 21 अध्याय नंबर 3 शुरू होता है न्यायालयों की शक्ति, यानी कि जो भी न्यायालय होंगे उनकी क्या शक्ति है। तो धारा नंबर 21 में न्यायालय जिनके द्वारा अपराध पर विचार किया जा सकता है, यानी कि न्यायालय में क्या है, जो अपराध हुए हैं उन पर विचार किया करना एक न्यायालय की शक्ति है, धारा नंबर 21 में बताया गया है। धारा नंबर 22 में सजाएं जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय पारित कर सकते हैं, यानी कि जो उच्च न्यायालय है और सत्र न्यायालय है वो भी सजा क्या कर पारित कर सकते हैं, ये धारा नंबर 22 के अनुसार उनको अधिकार दिया गया है। धारा नंबर 23 सजाएं जो मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट को भी पावर दी गई है, यानी मजिस्ट्रेट न्यायालय को ये धारा नंबर 23 के अनुसार वो जो है सजाएं पारित कर सकते हैं। धारा नंबर 24 जुर्माना न चुकाने पर कारावास की सजा, यानी किसी को अगर किसी भी न्यायालय ने कोई जुर्माना दिया है, लगाया है, अगर वो जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसको क्या सजा या कारावास हो सकता है, इसका वर्णन धारा नंबर 24 में दिया गया है। धारा नंबर 25 एक ही मुकदमे में कई अपराधों को लिए दो सिद्धि के मामले में सजा, यानी कि एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए, एक ही मुकदमे में कई अपराध किए हों तो उसके दो सिद्धि के मामले में सजा जो दी जाती है वो धारा नंबर 25 में वर्णित किया गया है। धारा नंबर 26 में शक्तियाँ प्रदान करने का तरीका, यानी कि जो न्यायालय है उनको शक्ति जो प्रदान की गई हैं वो किस प्रकार की गई हैं उसका वर्णन धारा नंबर 26 में है। धारा नंबर 27 में नियुक्त अधिकारी की शक्तियाँ, कि जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी शक्ति जो है वो क्या होंगी, इसका वर्णन धारा नंबर 27 में है। धारा नंबर 28 में शक्तियों का वापस लेना, यानी कि जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको शक्ति प्रदान की गई तो उनको वापस भी लिया जा सकता है, यह वर्णन धारा नंबर 28 में है। धारा नंबर 29 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्ति जो उनके पद पर आसीन उत्तराधिकारी द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं, यह धारा नंबर 29 में। दोस्तों एलडीसी कोर्स के एग्जाम के संबंधी हमने चाहे हेड कांस्टेबल डीसी हो, सब इंस्पेक्टर हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, सभी का टॉपिक वाइज पीडीएफ बनाया है, जैसे इसका भी आपको हिंदी मिल सकता है और उनको भी कॉमन टॉपिक को अलग लिया गया है, हर प्रत्येक डिपार्टमेंट के जो प्रोफेशनल उनको अलग है। उसके अलावा आपको जैसे करंट अफेयर है, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आपको जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसके 50 टॉपिक की 50 के 50 की अलग अलग पीडीएफ है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं, यानी कि कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, आप लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं धारा नंबर 30 पे। अध्याय 4 में, यानी अध्याय 4 है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्ति और मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। धारा नंबर 30 है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्ति, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी जो शक्ति है उसका वर्णन धारा नंबर 30 में किया गया है। धारा नंबर 31 जनता को मजिस्ट्रेट और पुलिस की कब सहायता करनी चाहिए, यानी कि जनता को मजिस्ट्रेट और पुलिस की कब सहायता करनी चाहिए, इसके बारे में धारा नंबर 31 में दिया गया है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि जनता को मजिस्ट्रेट की और पुलिस की सहायता कब करनी चाहिए, इसका वर्णन धारा नंबर किस में है, तो 31 में है। धारा नंबर 32 वारंट निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की सहायता। धारा नंबर 33 में जनता को कुछ अपराधों की जानकारी देना, यानी कि कुछ अपराध होते हैं तो उनको जनता को इसकी जानकारी देनी चाहिए, इसका वर्णन जो है धारा नंबर 33 में दिया गया है। धारा नंबर 34 गांव के मामलों के संबंध में नियुक्त अधिकारी का कुछ रिपोर्ट बनाने का कर्तव्य है, कि जो गांव में जो भी गांव के मामलों में कुछ नियुक्त अधिकारी होते हैं उनका रिपोर्ट बनाने का जो है कर्तव्य है, ये धारा नंबर 34 में दिया गया है। अब चलते हैं अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में, यानी कि व्यक्तियों की जो गिरफ्तारी की जाती है वो धारा नंबर किस में वर्णित है, तो धारा नंबर 35 में दिया पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर एलडीसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। आपको दोनों में से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कम से कम 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 6 नंबर आपके पक्के हैं। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, आप इसको भी एक बार 2 बार देख लें, वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरी हम कुछ अलग से भी, जैसे मान लिया अभी ये अध्याय 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं धारा नंबर 36 पे, 35 हो चुका है, 36 पे है
गिरफ्तार की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य है। यानी कि इसमें दिया गया है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी और उसके कर्तव्य क्या है जो गिरफ्तार करता है। धारा नंबर 36 बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा नंबर 37 नामांकित पुलिस अधिकारी, यानी कि गिरफ्तार करने के लिए जो एक नामांकित किया जाता है और पुलिस अधिकारी, वो धारा नंबर 37 के अनुसार नामांकित किया जाता है। धारा नंबर 38 पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति का अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार, यानी कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को भी यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद का वकील अपने बचाव के लिए कर सकता है। इसका वर्णन धारा 38 में दिया गया है। धारा नंबर 39 नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। अगर कोई व्यक्ति को किसी से नाम पूछा जाता है, एक मिनट दोस्तों मैं नेट बंद कर देता हूँ क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा है। तो इसमें क्या है, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को, ये तो हो गया था, नाम और निवास स्थान से इनकार करने पर गिरफ्तारी, यानी कि कोई व्यक्ति है अगर अपना नाम और निवास स्थान नहीं बताता तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है धारा नंबर 39 के अनुसार। ये दोस्तों मैं आपको सीआरपी तो छोड़ो, ये सभी को देखनी चाहिए एक बार, आईपीसी सीआरपीसी किस क्या करना अपराध है और क्या करना अपराध नहीं है और आपके क्या कर्तव्य है या आपको किस हिसाब से भी क्या आपके साथ हो सकता है। तो ये जानकारी बहुत है। आप अपने सभी परिवार को भी इन धाराओं के बारे में एक बार जरूर अवगत कराएं, क्योंकि हमको कई बार कानूनों का पता नहीं होता और ये एक धारा से पढ़ने से हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा नाम और निवास स्थान बताने इनके से गिरफ्तारी, यानी कि पुलिस को भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अगर कोई पुलिस किसी से पूछताछ करती है, अगर आप नाम और निवास स्थान नहीं बताते तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो धारा नंबर 39 में दिया। धारा नंबर 40 निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार और ऐसे व्यक्ति की प्रक्रिया, निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार और ऐसे गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में। धारा नंबर 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, अगर मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है तो धारा ये जो मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार कर सकते हैं वह धारा नंबर 41 के अनुसार शक्ति दी। हम सोचते हैं कि मजिस्ट्रेट पुलिस ही हमको गिरफ्तार करेगी या जो एसपी है पुलिस डिपार्टमेंट ही, लेकिन मजिस्ट्रेट को भी गिरफ्तार करने की शक्ति है, वो धारा नंबर 41 में दी गई है। धारा नंबर 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तार से संरक्षण, इसमें दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है खासकर एलडीसी एग्जाम के संबंधी। धारा नंबर 42 यानी कि जो सशस्त्र बल है, यानी कि जो सीएपी हैं, यानी पुलिस फोर्स भी, पुलिस के जैसे आधे अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो सदस्य हैं उनको जो है गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। वो किस धारा में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये धारा नंबर जो है 42 में दिया गया है। 42 के अनुसार जो है उनको संरक्षण है, यानी कि उनको गिरफ्तार ऐसे नहीं किया जा सकता जैसे सिविल को। धारा नंबर 43 गिरफ्तारी कैसे की जाती है, पूरी गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को कैसे करना, किसी महिला को कैसे करना, उसके बारे में विस्तार से धारा नंबर 43 में दिया गया है। धारा नंबर 44 गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रवेश किए गए स्थान की तलाशी, यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति किया गया है और जिस स्थान से गिरफ्तारी की हुई है उसकी, तो वहाँ पर जो है उस स्थान की भी इस धारा के अनुसार पुलिस को शक्ति है, पावर है कि वो उस स्थान की भी तलाशी ले सकता है। धारा नंबर 45 अपराधी का अन्य अधिकार क्षेत्रों में पीछा करना, यानी कि इस धारा नंबर 45 के अनुसार कोई अपराधी मान लिया किसी थाने के क्षेत्र में नहीं आता लेकिन वो दूसरे थाने में चला गया, लेकिन पुलिस को अधिकार है वो दूसरे थाने में भी जाके उसका पीछा कर सकती है। ये धारा नंबर 45 इनको पावर या देती है या इनको अधिकार देती है। धारा नंबर 46 अनावश्यक रोक नहीं, क्या मतलब कोई अनावश्यक कोई रोकना चाहता तो धारा नंबर 46 में, यानी गिरफ्तारी से अनावश्यक रोक नहीं की जा सकती। धारा नंबर 47 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना, यानी कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताना पड़ेगा। यह धारा नंबर 47 के अनुसार 47 में पावर है, क्या मतलब ये जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या एक आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया गया तो उसका आधार बताना होगा और जमानत के अधिकार के लिए जमानत वो कैसे कर सकता है उसके लिए उसको सूचित भी करना होगा। ये धारा नंबर 47 में प्रत्येक नागरिक को दी बात कही गई है। अगर अपराध भी हो गया है, गिरफ्तार किया गया तो फिर भी उसको अपने बचाव में धारा नंबर 47 से कर सकता है। धारा नंबर 48 है गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति का अपने रिश्तेदार मित्रों को गिरफ्तारी आदि के बारे में सूचना करने का दायित्व है, यानी कि गिरफ्तार वाले व्यक्ति को वो क्या है, जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह अपने रिश्तेदारों या अपने संबंधियों को क्या कर सकता है, गिरफ्तारी की सूचना देने का उसको अधिकार दिया गया है। धारा नंबर 49
49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, यानी गिरफ्तार व्यक्ति जो है धारा नंबर 49 के अनुसार पुलिस उसकी क्या कर सकती है, तलाशी कर सकती है। धारा नंबर 50 में है अनाक्रमण हथियार जब्त करने की शक्ति, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई ऐसा साजो सामान या हथियार है, अस्त्र शस्त्र जो रखने का वो नहीं है। एक मतलब एक ये भी नियम बनाया गया है, एक कानून है कि कौन व्यक्ति क्या रख सकता है। हथियार वो लाइसेंस का रख सकता है, अनऑथराइज हथियार रखता तो उसको जब्त करने की शक्ति पुलिस को है, वो धारा नंबर 50 में दी गई है। धारा नंबर 51 पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर चिकित्सा द्वारा अभियुक्त की जांच, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति किया गया है तो पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार किया है वह जो है वो उसका पहले क्या कराएगा, मेडिकल कराएगा। यह जो मेडिकल कराता है उसकी ये धारा नंबर किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का 51 के अनुसार कराने का अधिकार है। धारा नंबर 52 बलात्कार के आरोप व्यक्ति की चिकित्सा द्वारा जांच, यानी कि बलात्कार के आरोपी जो बलात्कार का आरोपी व्यक्ति है उसकी भी चिकित्सा का अधिकार जो है धारा नंबर 52 में दिया गया है। धारा नंबर 53 में गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच, जो चिकित्सा अधिकारी है वो जो बलात्कार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति कहना मतलब गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी की चिकित्सा अधिकारी द्वारा, यानी कि उसकी जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसकी जो चिकित्सा अधिकारी जो मेडिकल करता है वो धारा नंबर 53 के अनुसार करेंगे, यानी कि उनको चिकित्सा अधिकार उनको चिकित्सा करने का यानी मेडिकल करने का अधिकार दिया गया है, उनको क्या मतलब करना है होगा, यह बताया गया है भारतीय न्याय संहिता में। धारा नंबर 54 गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति वही व्यक्ति है, वो यह जो है धारा नंबर 54 में बताया गया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान भी करनी है कि बिल्कुल सही व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। धारा नंबर 55 प्रक्रिया जब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार के लिए अधीनस्थ को नियुक्त करता है, उसकी क्या प्रक्रिया है जब बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करना है, इसका वर्णन धारा नंबर 55 में दिया गया है। धारा नंबर 56 गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा, यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति किया गया है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना भी एक कर्तव्य है, और यह धारा नंबर 56 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया तो उसकी व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। धारा नंबर 57 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभावी अधिकारी के समक्ष पेश किया जाना, यानी कि धारा नंबर 57 में ये भी बताया गया है कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति को किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना है और पुलिस जो प्रभारी है उसके समक्ष पेश करना है, ऐसा नहीं गिरफ्तार करके उसको अपनी ही शरण में रख लिया। धारा नंबर 58 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के से अधिक गिरफ्तार में नहीं रखा जाएगा। धारा नंबर 58 बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने के चांस होते हैं ऐसी धाराओं के कि व्यक्ति को किस धारा के अनुसार 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, 24 घंटे के अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होगा, तो धारा नंबर 58 में यह वर्णन दिया गया है। धारा नंबर 59 में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना दी जानी, कि पुलिस द्वारा क्या ना मतलब पुलिस ने अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना उसके संबंधियों को देना है, यह धारा नंबर 59 में बताया गया है। धारा नंबर 60 पकड़े गए व्यक्ति को छोड़ दिया जाना, यानी कि किसी को छोड़ दिया, पकड़ा गया व्यक्ति है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है, या तो उसको इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पकड़ लिया गया है, उसकी कोई वो नहीं मिली है या जो भी निर्णय हुआ तो उसको छोड़ा गया है, छोड़ा जाएगा, वो धारा नंबर 60 में। धारा नंबर 61 भागने पर पीछा करने और फिर से पकड़ने की शक्ति, अगर कोई मान लिया अपराधी है और वो भाग जाता है तो उसका पीछा करने का अधिकार, उसको दोबारा पकड़ने का अधिकार जो है धारा नंबर 60 देती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। धारा नंबर 62 संहिता के अनुसार ही गिरफ्तार की जाए, यानी कि जो गिरफ्तारी की जाए, जैसे पिछली हमने आया था धारा में कि गिरफ्तार की प्रक्रिया क्या होगी, तो गिरफ्तार जो की जाएगी यह किस में बताया गया, धारा नंबर 62 में बताया गया कि गिरफ्तारी जो संहिता के अनुसार या नियम के अनुसार ही की जाए, ऐसा नहीं कि उसको जितना बल की प्रयोग था गिरफ्तारी करने के लिए उससे ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया या जो प्रक्रिया में नहीं है उसके अनुसार गिरफ्तार किया गया। अध्याय नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। यह है उपस्थिति के लिए वांदे करने की प्रक्रिया, यानी कि किसी को उपस्थित करने के लिए वांदे करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ सम्मन के बारे में बात करेंगे, फिर वारंट के बारे में बात होगी। तो सम्मन जैसे आप जानते ही हैं, सुना ही होगा, अभी जैसे अरविंद केजरीवाल भी जेल में गए हुए हैं तो उनको कई सम्मन जारी किए गए थे।
तो वही है, किसी को ये सब एक उपस्थित होने के लिए एक तरह के नोटिस या वो होते हैं। तो धारा नंबर अगर हम चलते हैं 63 पर, सम्मन का प्रारूप। तो यहाँ पर धारा नंबर 63 में सम्मन के प्रारूप के बारे में बताया गया, सम्मन किस प्रकार का होगा और उसका प्रारूप क्या होगा। धारा नंबर 64 सम्मन की तामील कैसे की जाती है। और धारा नंबर 64 में बताया गया कि अगर सम्मन जारी हुआ है तो उसकी तामील किस प्रकार की जानी है। धारा नंबर 65 कारपोरेटिक निकाय, फार्मों और सोसाइटी पर सम्मन की तारीख। मान लिया एक तो होता है जैसे किसी के इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम से सम्मन जारी किया गया, लेकिन कई बार सम्मन क्या होते हैं, किसी कंपनी विशेष, कोई संस्था है, कोई हॉस्पिटल है, यानी कि ऐसे को भी अगर कॉरपोरेट है, निकाय है, फार्म है, सोसाइटी है, उन पर भी सम्मन अगर जारी हुआ तो उनको कैसे तामील करना है, यह धारा नंबर 65 में बताया गया है। धारा नंबर 66 जब सम्मन किए गए व्यक्ति नहीं मिल पाते तो तामील, यानी कि जब सम्मन जारी किसी के नाम से किया गया, वह व्यक्ति नहीं मिल पाता, क्योंकि सम्मन एक इंडिविजुअली किसी को पास लेके जाता है, तो उसके फिर उसकी तामील कैसे करनी है या किस प्रकार बताना है, यह प्रक्रिया धारा नंबर 66 में दी गई है। धारा नंबर 67 जब तामील पहले की तरह नहीं की जा सकती तो प्रक्रिया, तो ये तामील जो पहले ऊपर बताई गई उसके सुधार नहीं की जाती तो उसके बाद क्या प्रक्रिया है वो इसमें बताया गया है। धारा नंबर 68 सरकारी कर्मचारियों पर तामील, सरकारी कर्मचारी जो है उन पर क्या तामील की प्रक्रिया है, धारा नंबर 68 में। धारा नंबर 69 स्थानीय सीमाओं के बाहर सम्मन की तामील, यानी कि हर एक न्यायालय का, हर एक कहने मतलब थाने का एक क्षेत्राधिकार होता है। क्षेत्राधिकार में जो प्रक्रिया होती है वो भी बताई गई है। और क्षेत्राधिकार के अलग अगर सम्मन जारी करना है, वारंट जारी करना है, गिरफ्तारी करना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया। तो यहाँ पर क्या, स्थानीय सीमा के बाहर सम्मन की जो तामील की जानी है उसका वर्णन धारा नंबर 69 में दिया गया है। धारा नंबर 70 ऐसे मामलों में तामील का सबूत और जब तामील करने का आला अधिकारी मौजूद ना हो। तो जब मामले में तामील के सबूत और तामील करने वाला अधिकारी मौजूद ना हो तो उसका वर्णन जो है 70 में दिया गया। धारा नंबर 71 डाक द्वारा गवाह को सम्मन की तामील, यानी कि कई बार मैंने बताया ना, सम्मन एक इंडिविजुअल द्वारा लिया जाता है, दिया जाता है, और अगर वो नहीं हो रहा तो उसको डाक के द्वारा भी भेजा जा सकता है। यह जो धारा नंबर 71 में बताया गया है। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये वीडियो खासकर LDC एग्ज़ाम, चाहे CRP, BSF, RTP, BSF, उसके अलावा सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने सभी को दिखाना भी चाहिए। सभी को, हमको CRPC IPC नई आई है, कुछ नई धाराएं जुड़ी हैं 2023 में संशोधन होने के बाद, तो हमको पता चलता है क्या करना अपराध है, क्या करना अपराध नहीं है, और किस प्रकार क्या मतलब कहाँ किस चीज़ का वर्णन है। कई बार हमको पता नहीं होता, सम्मन जैसे जारी हो गया किसी के तो सम्मन की तामील कैसे करनी है, वारंट हो गया कैसे करना है, चिकित्सा अगर कोई गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तार कैसे कौन कर सकता है, एक छोटा छोटा आइडिया होना ज़रूरी है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया ना, ये वीडियो खासकर तो उनके लिए LDC जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे CRP, BSF, RTP, चाहे तो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट हो, सभी के लिए। और जो प्रोफेशनल के हैं ये क्वेश्चन, प्रोफेशनल से पूछे जाते, प्रोफेशनल में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिर्फ डिपार्टमेंट से आते हैं, यानी डिपार्टमेंट के एक्ट, रूल, मैनुअल से, एक कॉमन से आते हैं। जैसे कॉमन में CRPC, IPC हो गया, मैनुअल हो गया, वेपन्स के हो गए, HRA हो गए, हॉस्टल सब्सिडी हो गया, मैप हो गया, ये सब कॉमन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे कॉमन का पहला, कॉमन में 18 से 20 टॉपिक है जो आपने उनको पढ़ लिया, तो कॉमन में ही हमारा पहला वाला है जो कॉमन सब सभी को पूछा जाता है। तो इसमें हमने CRPC जो पुरानी वाली थी उसमें उसका CRPC नाम था और इसका नाम जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अगला धारा नंबर 72। यहाँ पर वारंट की, अभी हमने सम्मन, पिछली जो धाराएं 3 में सम्मन के बारे में बात हुई थी, अभी वारंट, गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप और अवधि, सॉरी पेन ले लेता हूँ। तो जो गिरफ्तारी वारंट है उसका प्रारूप और अवधि क्या होगी, धारा नंबर 62 में बताया गया। धारा नंबर 63 सुरक्षा लेने का निर्देश देने की शक्ति, धारा नंबर 63 वो 73 में। धारा नंबर 64 किसको निर्देशित वारंट है, ये धारा नंबर 74 में दिया गया है। धारा नंबर 75 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है, ये धारा नंबर 75 में। धारा नंबर 76 पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट,
धारा नंबर 77 वारंट के सार की अधिसूचना क्या होगी, ये 77 धारा में बताया गया है। धारा नंबर 78 वारंट को कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, इसका वर्णन धारा नंबर 78 में दिया गया है। धारा नंबर 69 वारंट को कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, धारा नंबर 69 में भी यदि इसके बारे में है। धारा नंबर 80 अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट के का वर्णन जो है धारा नंबर 80 में। धारा नंबर 81 अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट का जो वर्णन है वो धारा नंबर 81 में है। धारा नंबर 82 जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, तो उसके धारा नंबर 82 में बताया गया है। धारा नंबर 83 मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तारी की का वारंट जारी किया गया था। अब यहाँ पर है उद्घोषणा और कुर्की, यानी कि किसी का वारंट जारी किया, सम्मन जारी किया और वह क्या प्रेजेंट ही नहीं हुआ या उन्होंने क्या नहीं किया, तामील ही नहीं की है, तो उसके बाद भी अगली कार्रवाई की जाती है, तो जिसको नॉर्मली कुर्की बोल देते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में धारा नंबर 84, धारा नंबर 84 में क्या दिया, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। 85 में दिया गया फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। पहले तो क्या है, कोई व्यक्ति फरार हो जाता है या किसी के खिलाफ वारंट जारी करते हैं तो फिर उसको फरार पहले घोषित करते हैं। मान लिया ये जो है किस में दिया गया, धारा नंबर 84 में बताया गया। 84 के अनुसार किसी गिरफ्तार व्यक्ति करना था या वारंट जारी हुआ है तो उसके पहले घोषणा करनी पड़ेगी कि ये फरार है व्यक्ति। घोषणा करने के बाद धारा नंबर 85 आती है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, फिर उसके घर की कुर्की की जाती है, धारा नंबर 85 में वर्णित है। धारा नंबर 86 घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की, और संपत्ति की जो कुर्की करनी है तो उसमें धारा नंबर 86 के अनुसार ये भी है कि उसकी संपत्ति की पहचान की जाए। ऐसा नहीं कि दूसरे की संपत्ति की कुर्की कर ली गई है, उसकी संपत्ति नहीं थी या उसके घर पर किसी और का सामान रखा था तो पहचान करना धारा नंबर 86 में आता है। धारा नंबर 87 कुर्की के दावा और आपत्तियाँ, यानी कि कुर्की का दावा किया गया है और आपत्तियाँ आगे होती है धारा नंबर 87 में। धारा नंबर 88 कुर्की की संपत्ति की रिहाई, बिक्री और वापसी, यानी कुर्की की जो संपत्ति है उसकी रिहाई की जानी है तो वो रिहाई भी हो सकती है या उसकी बिक्री की जानी है या उसकी वापसी की जानी है। यह धारा नंबर 88 में वर्णित किया गया है। धारा नंबर 89 कुर्की की संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील, यानी कि धारा नंबर 89 कई बार होते हैं कि कुर्की हो गई, कुर्की से बात लोगों को जानकारी नहीं होती, कुर्की हो गई है तो उसकी वापसी भी की जा सकती है। और कुर्की की संपत्ति की वापसी के लिए आपने आवेदन किया, आवेदन को क्या खारिज कर दिया, फिर उस खारिज आदेश के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हो, लेकिन वो थोड़े उससे उच्च न्यायालय में जिसने आपने की है। मान लिया मजिस्ट्रेट न्यायालय ने की तो आप जो है मुख्य मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकते हैं। तो ये इसमें वर्णित किया गया है। धारा अब आता है डी, यानी कि प्रक्रियाओं के संबंध में अन्य नियम। अन्य नियम क्या है, जो प्रक्रिया बताई, धारा नंबर सम्मन के बदले या उसके अतिरिक्त वारंट जारी करना। किसी को सम्मन जारी किया गया था और वो नहीं आया तो अब क्या है, उसके बदले में क्या है, वारंट भी जारी किया जा सकता है। धारा नंबर 91 उपस्थिति के लिए ब्रांड लेने की शक्ति, यानी कि उपस्थिति के लिए ब्रांड लेने की शक्ति, यानी कोई कई बार उपस्थित नहीं होना चाहता लेकिन ब्रांड लेना चाहता है तो धारा नंबर 91 के अनुसार इसका फायदा उठा सकता है। धारा नंबर 92 उपस्थिति के लिए ब्रांड के उल्लंघन पर गिरफ्तारी, यानी कि ब्रांड का अगर उल्लंघन करता है तो इसका वर्णन 92 में है। धारा नंबर 93 सम्मन और गिरफ्तारी के वारंट पर सामान्य रूप से लागू इस अध्याय में प्रावधान। दोस्तों आगे चलते हैं, अध्याय नंबर 7 चीज़ों को पेश करने के लिए वाध्य करने की प्रक्रिया। सबसे पहले पेश करने के लिए सम्मन पेन ले लेते हैं। धारा नंबर 94 दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए सम्मन। मान लिया किसी की गिरफ्तारी हुई, सम्मन जारी हुआ या कुछ अपराध हुआ तो उसके संबंधी कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, तो धारा 94 के अनुसार दस्तावेज अन्य चीज़ों को पेश करने के लिए सम्मन जारी किया जाता है। धारा नंबर 95 पत्रों और तार के बारे में प्रक्रिया, पत्र के बारे के तार के बारे में प्रक्रिया के बारे में। यहाँ पर बी में दिया गया है, अध्याय 7 का जो बी है, तलाशी वारंट।
इसमें धारा नंबर 96 में तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति या स्थान की जो तलाशी लेती है तो उसको वारंट को कब जारी करना है, ये धारा नंबर 96 के अनुसार पावर दी गई है। धारा नंबर 96 चोरी की संपत्ति, जाली दस्तावेज आदि रखने के संदेश वाले स्थान की तलाशी। जब लगता है कि चोरी कोई संपत्ति चोरी की गई है या जाली दस्तावेज कहीं पे रखे हैं तो उस स्थान को के लिए भी वारंट जारी जो किया जाता है वो धारा नंबर 97 के अनुसार किया जा सकता है। धारा नंबर 98 कुछ प्रकाशनों को जब्त घोषित करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। धारा नंबर 99 जब्ती की घोषणा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के में आवेदन, यानी कि जब्ती की जो घोषणा है उसको रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। धारा नंबर 100 गलत तरीके से बंद गिरफ्तारी, यानी कि गलत तरीके से बंद व्यक्तियों की तलाशी। कोई व्यक्ति है, एक मिनट, धारा नंबर 100 में दिया है गलत तरीके से बंद व्यक्तियों की तलाशी, यानी कि गलत तरीके से किसी की गिरफ्तारी की गई है तो उसके बारे में धारा नंबर 100 में दिया गया है। नेक्स्ट, धारा नंबर 101 अपहृत महिला को वापस लाने के लिए वांदे करने की शक्ति। धारा नंबर 102 तलाशी वारंट आदि का निर्देश। तलाशी वारंट जो है उसका निर्देश 102 के अनुसार है। धारा नंबर 103 बंद स्थान के प्रभावी व्यक्ति द्वारा तलाशी की अनुमति, यानी कि जो बंद स्थान है उसका प्रभारी व्यक्ति की अगर मान लो वारंट जारी हुआ तो उसकी अनुमति देना या उसकी अनुमति लेना बहुत जरूरी है, ये धारा नंबर 103। धारा नंबर 104 अधिकार क्षेत्र के बाहर तलाशी मिली चीज़ों का निपटारा, कहना मतलब जो क्षेत्राधिकार के अलावा कहीं तलाशी की है तो उसका निपटारा कैसे किया जाना है, धारा नंबर 104 में बताया गया है। यहाँ पर सी है विदित। धारा नंबर 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक माध्यम से तलाशी और जब्त की रिकॉर्डिंग, यानी कि जो जब्त की जा रही है चीज़ें, अभी ये नई धाराएं जैसे पहले नहीं थी सीआरपी में चीज़ें, ये नई धाराएं जोड़ी गई हैं, उसका जो है जो भी जब्त की जा रही है चीज़ें उनका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक माध्यम से तलाशी की जब्त की रिकॉर्डिंग की जाएगी। 105 धारा बोलती है कभी भी किसी का कोई जब्ती की जाती है या तलाशी ली जाती है, कुर्की होती है, उनका सबका ऑडियो वीडियो बनाया जाएगा। धारा नंबर 106 पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति जब्त करने की शक्ति, कहना मतलब पुलिस अधिकारी को कुछ संपत्ति जब्त करने की शक्ति। धारा नंबर 107 संपत्ति की कुर्की जब्ती या वापसी, यानी कि संपत्ति की जो कुर्की हुई है उसकी जब्ती करनी है, वापसी करनी है, ये धारा नंबर 107 में वर्णित है, वो उसके अनुसार कर सकते हैं। धारा नंबर 108 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देश दे सकते हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट भी अपनी उपस्थिति में बिना वारंट के भी, अगर मतलब पहले तो वारंट हो गया तो उससे कर ही सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट कहीं पर उपस्थित है तो वह तलाशी का आदेश दे सकते हैं। धारा नंबर 109 प्रस्तुत किए गए दस्तावेज आदि को जब्त करने की शक्ति। धारा नंबर 110 प्रक्रियाओं के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था के बारे में 110 धारा में बताया गया है। अध्याय नंबर 8 कुछ मामलों में सहायता के लिए पारस्परिक व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और जब्त की प्रक्रिया। कुछ अन्य मामलों में क्या दिया है, धारा नंबर 111 में परिभाषा दी गई है, इसमें परिभाषा में बताया गया है। धारा नंबर 112 में भारत के बाहर किसी देश या स्थान में जांच के लिए समक्ष प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, यानी कि भारत के बाहर जब किसी अन्य देश में या स्थान की जांच करनी हो तो उसके जो समक्ष अधिकारी को इसके लिए अनुरोध के लिए पत्र लिखने का जो वो बताया गया, पत्र लिखा जा सकता है 112 के अनुसार। धारा नंबर 113 भारत के बाहर किसी देश या स्थान में भारत में जांच के लिए न्यायालय प्राधिकरण को अनुरोध पत्र। धारा नंबर 114 व्यक्तियों के स्थानांतरण को सुरक्षित रखने के में सहायता, यानी व्यक्तियों के स्थानांतरण को सुरक्षित रखने में सहायता, यानी कि जब व्यक्ति को स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा के सहायता के बारे में 114 में दिया गया है। धारा नंबर 115 में संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेश के संबंध में सहायता। धारा नंबर 116 अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना, यानी कि अवैध रूप से जो अर्जित संपत्ति की है उसकी पहचान। अभी देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों की संपत्ति को क्या किया जा रहा है, सरकार द्वारा जब्त कर लिया जा रहा है, यानी कि अवैध रूप से उन्होंने संपत्ति इकट्ठा की है। धारा नंबर 116 ये नई धाराएं अभी सीआरपीसी में जुड़ी है। धारा नंबर 170 संपत्ति की जब्ती या कुर्की, संपत्ति की जब्ती या कुर्की, इसमें आपको वो पहली वाली नहीं है, इसमें ये धारा नंबर 111 पढ़नी पड़ेगी, उसमें परिभाषित किया गया किसके बारे में बात की गई है।
धारा नंबर 118, इस अध्याय के अंतर्गत जब्त या संपत्ति की संपत्ति का प्रबंधन, यानी कि इस अध्याय में धारा नंबर 119, संपत्ति जब्त की सूचना के सूचना के बारे में बताया गया कि आपको संपत्ति की सूचना देनी है। धारा नंबर 120, कुछ मामलों में संपत्ति जब्त करना। धारा नंबर 121, जब्ती के बदले जुर्माना या जब्ती के बदले जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा नंबर 122, कुछ हस्तांतरणों का शून्य और अमान्य होना। धारा नंबर 123, अनुरोध पत्र के संबंध में प्रक्रिया। धारा नंबर 124, इस अध्याय का अनुप्रयोग। अब अध्याय नंबर 9, शांति बनाए रखने और अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर एग्जाम के हिसाब से। धारा नंबर 125 है, सिर्फ धाराओं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ धाराओं से अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डेफिनेशन होगी, परिभाषाएं होगी, तो उनको भी हम बाद में एक एक करके दो करके आपको बताएंगे। दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा, धारा नंबर 125 में। धारा नंबर 126 में दिया गया है, अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा। धारा नंबर 127, राजद्रोही मामलों का प्रसार करने वाले व्यक्ति से अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा। धारा नंबर 128, संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा। धारा नंबर 129, आदतन अपराधियों से अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा। धारा नंबर 130, आदेश दिया जाना। धारा नंबर 131, न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों के संबंध में प्रक्रिया, यानी न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों के संबंध में प्रक्रिया। धारा नंबर 132, उपस्थित न होने वाले व्यक्ति के मामले में सम्मन या वारंट, यानी कोई व्यक्ति को जो उपस्थित होना है तो उसके बारे में सम्मन या वारंट जारी करना है। धारा नंबर 132 में दिया है। धारा नंबर 133, सम्मन या वारंट के साथ आदेश की प्रति। धारा नंबर 134 में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपस्थित नहीं हो सकता तो उसकी जो शक्ति दी गई है वो 134 के अनुसार ऐसा भी कर सकते हैं। धारा नंबर 135, सूचना की सत्यता के बारे में जांच, यानी कि सूचना जो मिली है उसकी सत्यता की जांच की जाए, ये धारा नंबर 135 में बताया गया है। धारा नंबर 136, सूचना देने का आदेश होगा एक या 136 में है। धारा नंबर 137, किसी व्यक्ति को आमुक्त करना, उसके विरुद्ध सूचना दी गई है। धारा नंबर 138, उस अवधि का प्रारंभ जिससे के लिए सुरक्षा उपयुक्त, यानी कि सुरक्षा देने की अवधि कब से शुरू होगी वह 138 में बताया गया है। धारा नंबर 139, ब्रांड की अंतवस्तु, यानी कि जैसे मान लिया किसी को गिरफ्तार करना था तो ब्रांड या सम्मन जारी था उसमें जो। धारा नंबर 144, जमानतदारों को अस्वीकार करने की शक्ति, यानी कि जमानतदार हैं उनको अस्वीकार किया जा सकता है, ये शक्ति किसको है, धारा नंबर 140 में दी गई है। धारा नंबर 141, सुरक्षा न देने पर कारावास। धारा नंबर 142, सुरक्षा न देने के कारण कैद किए गए व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति, यानी कि सुरक्षा न देने के कारण कैद किए गए व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति, जो धारा नंबर 142 में है। धारा नंबर 143, ब्रांड की अवधि समाप्त होने पर सुरक्षा, यानी कि ब्रांड की जो शक्ति है उसकी समाप्त होने पर सुरक्षा। अध्याय नंबर यहाँ पर चलते हैं 10, पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। इस अध्याय में जो है आपके अगर बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता, उनके भरण के लिए आदेश दिया गया है। तो धारा नंबर 144, पहले तो आपको पता ही होगा पुरानी में क्या थी, लेकिन यहाँ पर 144 में पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, ये आदेश किया गया सभी अपनी पत्नी, माता पिता और बच्चों का भरण पोषण करना ही होगा। धारा नंबर 145, जमानत न देने पर कारावास। धारा नंबर 146, भत्ते में परिवर्तन। धारा नंबर 147, भरण पोषण के आदेश का परिवर्तन, क्या उसका आदेश का परिवर्तन किया जाए। धारा नंबर अध्याय नंबर 11, सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक तो अवैध सभाएं सबसे ए में दिया गया, इस अध्याय 11 नंबर अध्याय का ए में अवैध सभाएं, यानी कि जो अवैध सभाएं होती हैं या मजमे होते हैं, झलसे होते हैं अवैध। धारा नंबर 148 में नागरिक बलों के प्रयोग द्वारा सभा को तितर बितर करना, अवैध सभा हो रही है तो धारा नंबर 148 के अनुसार नागरिक बलों के जो प्रयोग हो, यानी कि जो जितनी पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स है, उनका प्रयोग कर सकते हैं तितर बितर करने में अगर कोई अवैध सभा है। धारा नंबर 49, सभा को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना। नागरिक बलों का प्रयोग, यानी नागरिक बल का प्रयोग 148 में है,
उसको तितर बितर कर सकते हैं। नागरिक बल में जो है पुलिस फोर्स आएगी, लेकिन 149 में सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जा सकता है। धारा नंबर 150, कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों की सभा को तितर बितर करने की शक्ति, यानी कि अगर कुछ सशस्त्र बल के जो अधिकारी हैं वो भी अपनी पावर के अपनी इस धारा के अनुसार अपने आप भी तितर बितर कर सकते हैं। और धारा नंबर 51, 151, धारा 48, 148, 149 और 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियान के विरुद्ध संरक्षण, यानी उपरोक्त कार्य में अगर कोई पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, अधिकारी है, कुछ घटना हो जाती है या कुछ ऐसा काम हो जाता तो उसमें संरक्षण दिया गया है 151 में। ये धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है चारों पिछली वाली। और बी में अध्याय 11 के बी में सार्वजनिक उपद्रव, तो यहाँ पर दिया गया है धारा नंबर 152 में उपद्रव को हटाने के लिए सशस्त्र आदेश, कोई उपद्रव हो रहा है उसको हटाने के लिए सशस्त्र आदेश 152 में। धारा नंबर 153 आदेश की तामील या अधिसूचना। धारा नंबर 154 किसी व्यक्ति जिसे आदेश संबोधित किया गया उसका पालन करना या कारण बताना। धारा नंबर 155 ऐसा न करने के परिणाम स्वरूप परिणाम क्या होंगे, ये 155 में बताया गया। धारा नंबर 156 प्रक्रिया जहां सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व को अस्वीकार किया जाता है। धारा नंबर 157 प्रक्रिया जहां पर कारण बताना चाहता है। धारा नंबर 158 मजिस्ट्रेट की स्थानीय जांच और विशेषज्ञ की परीक्षा का निर्देश देने की शक्ति। धारा नंबर 149 मजिस्ट्रेट की लिखित आदेश आदि देने की शक्ति है, यानी मजिस्ट्रेट जो लिखित आदेश दे सकता है वो धारा नंबर 149 के अनुसार। धारा नंबर 159 के अनुसार धारा नंबर 160 आदेश के निष्पादन होने पर प्रक्रिया और अवज्ञा के परिणाम। धारा नंबर 161 जांच लंबित रहने तक निषेधाज्ञा। धारा नंबर 162 मजिस्ट्रेट सार्वजनिक उपद्रव की पुनर्वृत्ति या जारी रहने पर रोक लगा सकता है। मजिस्ट्रेट भी सार्वजनिक उपद्रव हो रहा तो उसकी पुनरावृत्ति या दोबारा शुरू न हो या उस पर रोक लगाने के लिए रोक लगा सकता है। अब अध्याय नंबर 11 यानी चैप्टर 11 के सी में दिया उपद्रव या आशंका रखने वाले खतरों के आवश्यक मामले, या तो उपद्रव है या आशंका है। तो धारा नंबर 163 में उपद्रव या आशंका वाले खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति, या कहीं पर ऐसा लगता है आशंका है। उपद्रव या आशंका वाले खतरों के आवश्यक मामलों में 163 तो हो गया था। अब है अध्याय 11 का डी, अचल संपत्ति के संबंधित विवाद। तो इसमें दिया गया है 164 में ऐसी प्रक्रिया जहां भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना हो। धारा नंबर 165 में दिया गया विवाद के विषय में कुर्की करना और रिसीवर नियुक्ति करने की शक्ति। धारा नंबर 166 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के संबंध में विवाद। धारा नंबर 167 स्थानीय जांच। और अध्याय नंबर 12 पुलिस की निवारण कार्यवाही। अध्याय 12 पुलिस की निवारण कार्यवाही के बारे में इस अध्याय में बताया गया। धारा नंबर 168 संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए पुलिस, यानी कि कोई भी ऐसा अपराध नहीं होने देना है तो यह पुलिस की एक वो ड्यूटी कर्तव्य बन जाता है। यह धारा नंबर 168 में बताया गया है। धारा नंबर 169 संज्ञेय अपराध करने की योजना की सूचना या इसकी सूचना जो है इसके बारे में 169 में। धारा नंबर 170 संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी, यानी कि संज्ञेय अपराध होने वाले हैं ऐसी सूचना मिलती है तो गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है। धारा नंबर 170 के अनुसार 171 में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव, यानी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से बचाव धारा नंबर 171 में किया जा सकता है के अनुसार। धारा नंबर 172 पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्तियाँ, यानी पुलिस के वैध निर्देश जो कर रहे हैं तो वह व्यक्तियों को बाध्य होना पड़ेगा उनके आदेश को मानने के लिए। अध्याय नंबर 13 पुलिस को सूचना और उसकी जांच करने की शक्ति। धारा नंबर 173 संज्ञेय अपराध में सूचना देना, यह धारा नंबर 173। धारा नंबर 174 असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना और ऐसे मामलों की जांच 174 में दिया गया है। धारा नंबर 175 संज्ञेय मामलों की जांच करने की पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ। धारा नंबर 176 जांच की प्रक्रिया। धारा नंबर 177
रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जानी है। धारा नंबर 178 जांच या आरंभिक जांच की शक्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी काम होने पर उसकी जांच या प्रारंभिक जांच की शक्ति है, ये जो दिया गया है 178 के में दिया गया। धारा नंबर 179 गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ। और धारा नंबर 180 पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा, यानी कि पुलिस द्वारा गवाह जो है उनकी परीक्षा करने का अधिकार 180 में दिया गया है। धारा नंबर 181 पुलिस को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए। साक्ष्यों के बयान का उपयोग। पुलिस को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए। साक्ष्यों में बयान का उपयोग करना। धारा नंबर 182 में कोई प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए। धारा नंबर 183 स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करना। धारा नंबर 184 बलात्कार की पीड़िता की मेडिकल जांच, यानी कि जो बलात्कार किया गया है उसकी पीड़िता की जांच होनी चाहिए। धारा नंबर 184 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। धारा नंबर 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। पुलिस अधिकारी तलाशी ले सकता है 185 के अनुसार। धारा नंबर 186 जब पुलिस थाने का प्रभावी अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की मांग कर सकता है, यानी कि एक थाना अध्यक्ष दूसरे थाना अध्यक्ष से के क्षेत्र में जाके तलाशी वारंट की मांग कर सकता है। ये 186 में दिया गया है। धारा नंबर 187 जब जांच 24 घंटे में पूरी नहीं हो सकती तो प्रक्रिया क्या होगी। धारा नंबर 188 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वर्णन धारा नंबर 188 में दिया गया। धारा नंबर 189 साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त को रिहा करना, यानी कि साक्ष्य के जब अभाव होते हैं तो 189 के अनुसार उसको रिहा किया जा सकता है। धारा नंबर 190 जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना, यानी कि जब साक्ष्य है तो मजिस्ट्रेट के पास उसको मुकदमे को अब भेजा जाने का जो वर्णन है 190 में है। धारा नंबर 191 शिकायतकर्ता और गवाह को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। धारा नंबर 192 जांच में कार्रवाई की डायरी, यानी जांच की जो कार्रवाई की डायरी बनती है उसका वर्णन 192 में है। धारा नंबर 193 जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, यानी कि पुलिस अधिकारी जांच पूरी होने पर जो रिपोर्ट देता है वह धारा नंबर 193 में वर्णित किया गया है। धारा नंबर 194 पुलिस द्वारा आत्महत्या आदि के बारे में जांच करना और रिपोर्ट देना, यानी कि पुलिस द्वारा जो कोई आत्महत्या होती है उसकी जांच करना, उसकी रिपोर्ट देना, ये धारा नंबर 194 के अनुसार करती है पुलिस। धारा नंबर 195 व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति को बुलाना है तो यह धारा नंबर 195 में पुलिस या मजिस्ट्रेट या सिविल डिपार्टमेंट भी बुला सकता है। धारा नंबर 196 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच, कोई मृत्यु हो जाती है तो उसकी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जानी है, यह धारा नंबर 196 में वर्णित है। धारा नंबर 197 जांच पूरी होने पर पुलिस द्वारा जांच। और 198 में अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की रिपोर्ट। और धारा नंबर 199 साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को रिहा करना, साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को रिहा करना। अध्याय नंबर 14 पर चलते हैं। पूछताछ मुकदमे में आपराधिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र। पूछताछ और मुकदमे में आपराधिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र के बारे में वर्णन है। धारा नंबर 197 पे में बताया है। पूछताछ मुकदमों का सामान्य स्थान क्या होगा, इसका वर्णन जो है किया गया है 197 में। धारा नंबर 198 पूछताछ या मुकदमे का स्थान, पूछताछ का और मुकदमे का क्या स्थान होगा, यह 198 में दिया गया है। धारा नंबर 199 अपराध का मुकदमे का स्थान जहां कार्य किया जाया या परिणाम सामने आता है। धारा नंबर 200 यानी कि 200 मुकदमे का स्थान जहां कार्य अन्य अपराधों से संबंधित होने के कारण अपराध है। धारा नंबर 201 कुछ अपराधों के मामलों में मुकदमे का स्थान, कुछ मामले आपराधिक मामले हैं तो उनका मुकदमे का जो स्थान होगा वह धारा नंबर 201 में बताया गया है। धारा नंबर 202 इलेक्ट्रॉनिक संचार पत्र आदि के माध्यम से किए गए अपराध। ये अभी पहले ये धाराएं नहीं थी, अभी नई जो है संशोधन होने के बाद, यानी कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक संचार पत्र के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं उसका वर्णन 202 में दिया गया है। धारा नंबर 203 यात्रा या जल यात्रा के दौरान किया गया अपराध, यानी कि यात्रा कर रहे हैं आप या जल यात्रा कर रहे हैं तो उस समय जो है अपराध किया जाता है, उसका वर्णन 203 धारा में दिया गया है।
धारा नंबर 204 एक साथ मुकदमे के लिए मुकदमों का स्थान। धारा नंबर 205 विभिन्न सत्र खंडों में मामलों की सुनवाई करने का आदेश देने की शक्ति। धारा नंबर 206 संदेश की स्थिति में उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि जांच या मुकदमों का जिला कहाँ होगा, यानी कि संदेश की स्थिति में न्यायालय तय करेगा। यह धारा नंबर 206 में शक्ति दी गई है। धारा नंबर 207 स्थानीय अधिकार क्षेत्र से परे किए गए अपराध के लिए सम्मन या वारंट जारी करने की शक्ति, यानी कि जो आपके स्थानीय क्षेत्र है उससे अलग दूसरे क्षेत्र में आपने अगर अपराध किया तो उसको सम्मन या वारंट जारी करने की शक्ति का वर्णन 207 में। 208 भारत के बाहर किया गया अपराध, यानी भारत के बाहर अपराध किया जाता है तो वह धारा नंबर 208 में वर्णित है। धारा नंबर 209 भारत के बाहर किए गए अपराधों के संबंध में साक्ष्य प्राप्ति करना, यानी कि भारत के बाहर जो अपराध किए हैं उनकी जो है साक्ष्य संबंधी अपराधों के संबंधी साक्ष्य प्राप्त करना 209 में वर्णित किया गया है। अध्याय नंबर 15 कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कोई भी कार्रवाई शुरू करनी है तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है। 210 धारा मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेना। सबसे पहले मजिस्ट्रेट द्वारा उसका जो है अपराधों का संज्ञान लेना, ये 210 में दिया गया है। धारा नंबर 211 अभियुक्त के आवेदन पर स्थानांतरण, यानी कि अभियुक्त है और उसका वो आवेदन देता है तो उसके आधार पर स्थानांतरण किया जा सकता है। धारा नंबर 212 मामले को मजिस्ट्रेट को सौंपना, कोई भी आपराधिक मामला तो उसको मजिस्ट्रेट को सौंपना, यह जो है 212 में दिया गया है। धारा नंबर 213 सत्र न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान लेना। धारा नंबर 214 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों की सुनवाई करना। धारा नंबर 215 लोक सेवक के वैध अधिकार की अवमानना। लोक न्याय के विरुद्ध अपराध और साक्ष्य के लिए दस्तावेजों संबंधित अपराधों के लिए अभियोजना, तो यह 215 में दिया गया है। धारा नंबर 216 धमकी आदि के मामले में गवाहों के लिए प्रक्रिया, यानी कि किसी को धमकी दी गई है। और धारा नंबर 217 राज्य के विरुद्ध अपराध तथा ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। और धारा नंबर 218 न्यायाधीशों तथा लोक सेवकों का अभियोजन क्या है, ये 218 में बताया गया। धारा नंबर 219 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन 219 में। धारा नंबर 220 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 448 के अंतर्गत अपराधों का अभियोजन। धारा नंबर 221 अपराध का संज्ञान लेना। धारा नंबर 222 मानहानि के लिए अभियोजन। धारा नंबर 2 यहाँ पर अध्याय 16 मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायतें, यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो शिकायतें जाती है उसके बारे में जो वर्णन है वो अध्याय नंबर 16 में है। धारा नंबर 223 शिकायतकर्ता की परीक्षा, यानी शिकायतकर्ता कौन है पहले उसकी भी परीक्षा की जाए। धारा नंबर 224 मामले का संज्ञान लेने में समक्ष न होने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया, यानी कि मामले का संज्ञान न लेने वाले समक्ष न होने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया। धारा नंबर 225 प्रक्रिया जारी करने या स्थगित का, प्रक्रिया जारी करने का स्थगन, यानी कि प्रक्रिया जारी जो हुई थी उसका स्थगित करने के बारे में 225 में बताया गया। धारा नंबर 226 शिकायत को खारिज करना, या शिकायत जो है दी गई है उसको जो है जांच के बाद खारिज किया जा सकता है, धारा नंबर 226 में वर्णित है। धारा नंबर 227 प्रक्रिया जारी करना मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई की शुरुआत। धारा नंबर 227 प्रक्रिया जारी करना 227 में दिया गया। धारा नंबर 228 मजिस्ट्रेट अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है। धारा नंबर 229 छोटे अपराध के मामले में विशेष सम्मन, यानी छोटा अपराध हुआ तो उसके विशेष सम्मन जारी किया जा सकता है धारा नंबर 229 के अनुसार। धारा नंबर 230 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज की प्रति की आपूर्ति। धारा नंबर 231 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को बयानों और दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति। धारा नंबर 232 जब अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय क्या हो। धारा नंबर 233 उसी अपराध के संबंध में शिकायत का मामला हो पुलिस जांच होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या द्वारा विचारणीय हो तो मामले को सत्र न्यायालय। धारा नंबर 234 यहाँ पर अध्याय नंबर 18 शुरू होता है आरोप।
आरोप का प्रारूप, यानी कि इसमें बताया गया है अध्याय नंबर 18 आरोप या आरोप का प्रारूप। धारा नंबर 234 में आरोप की विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 235 समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विवरण। धारा नंबर 236 अपराध करने का तरीका कब बताया जाना चाहिए। धारा नंबर 237 आरोप शब्द उस कानून के अर्थ के लिए गए हैं जिसके तहत अपराध दंडनीय है। धारा नंबर 238 त्रुटियों का प्रभाव। धारा नंबर 239 न्यायालय आरोप बदल सकता है। धारा नंबर 240 आरोप बदल जाने पर साक्ष्यों की वापसी या वापस बुलाना। धारा नंबर 241 भिन्न भिन्न अपराधों के लिए भी पृथक पृथक आरोप। धारा नंबर 242 1 वर्ष के भीतर एक ही प्रकार के अपराध पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है। धारा नंबर 243 में एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, यानी कि 243 में दिया गया है। धारा नंबर 244 जहां यह संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है। धारा नंबर 245 जब साबित किया गया कि अपराध आरोपित अपराध में शामिल हो, यह 245 में दिया गया। धारा नंबर 240 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है, यह धारा नंबर 246 में। धारा नंबर 247 कई आरोपों में से किसी एक पर दोषसिद्धि होने पर शेष आरोप को वापस लेना। धारा नंबर 248 यहाँ पर अध्याय नंबर 19 सत्र न्यायालय के समक्ष परीक्षण के बारे में बताया गया है। तो धारा नंबर 248 लोक अभियोजन द्वारा परीक्षण का संचालन किया जाना। धारा नंबर 249 अभियोजन के लिए मामला खोलना। धारा नंबर 250 निर्वहन। धारा नंबर 251 आरोप तय करना। धारा नंबर 252 दोषी होने की दलील पर दोष सिद्धि। धारा नंबर 253 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। धारा नंबर 254 अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा नंबर 255 दोष मुक्ति। धारा नंबर 256 बचाव में प्रवेश करना। धारा नंबर 257 तर्क, यानी तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी बारे में तर्क होने चाहिए, तो यह धारा नंबर 257। धारा नंबर 258 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। धारा नंबर 259 पिछली दोष सिद्धि। धारा नंबर 260 223 एक के तहत शुरू की गई मामले की प्रक्रिया। अध्याय नंबर 20 पर चलते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई। ए में दिया है पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए मामले। जब पुलिस रिपोर्ट पर, तो धारा नंबर 261 में 231 का अनुपालन। धारा नंबर 262 अभियुक्त को कब बरी किया जाएगा। धारा नंबर 263 आरोप तय करना, यानी कि आरोप तय करना, यह 263 में दिया गया है। धारा नंबर 264 दोषी होने की दलील पर दोष सिद्धि। 265 में अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा नंबर 266 बचाव के लिए साक्ष्य के, यानी कि बचाव के लिए साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं। धारा नंबर 266। अब 20 अध्याय के बी में दिया गया है पुलिस रिपोर्ट के अलावा शुरू की गई मामले। पहले तो वहाँ पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मामले दर्ज किए गए थे, उस पर धारा नंबर 267 अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा नंबर 268 में अभियुक्त को कब बरी किया जाना है। धारा नंबर 269 प्रक्रिया जहां अभियुक्त को बरी नहीं किया जाता। धारा नंबर 270 बचाव के लिए साक्ष्य उसी परीक्षण या निष्कर्ष। अब दोनों, एक तो पुलिस के द्वारा और पुलिस रिपोर्ट के अलावा, तो यहाँ पर धारा 271 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि 271 के अनुसार दिया जा सकता है जांच के बाद। 272 में शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति। 273 में उचित कारण के बिना आरोप लगाने पर प्रतिकर। धारा नंबर 274 में दिया गया है आरोप का सार बताया जाना। धारा नंबर 275 में दोषी होने की दलील पर दोष सिद्धि। धारा नंबर 276 छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने की दलील पर दोष सिद्धि। धारा नंबर 270 दोष सिद्धि न होने पर प्रक्रिया। धारा नंबर 278 दोष सिद्धि या दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा नंबर 279 शिकायतकर्ता की गैरहाजिरी या मृत्यु। धारा नंबर 230 शिकायत का वापस लेना। कोई किसी ने शिकायत की है तो 280 के अनुसार वो अपनी वापस ले लेता है, तो यह अधिकार है और पुलिस को भी
ऐसा कर सकते हैं। धारा नंबर 281 कुछ मामलों में कार्रवाई रोकने की शक्ति। धारा नंबर 282 सम्मन मामलों में वारंट मामलों में बदलने की न्यायिक शक्ति, यानी सम्मन को वारंट में बदला जा सकता है। धारा नंबर 283 पर चलते हैं। अध्याय नंबर 22 सारांश परीक्षण। संक्षेप में सुनवाई करने की शक्ति। धारा नंबर 284 द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त सुनवाई या संक्षिप्त सुनवाई करना। धारा नंबर 285 सारांश सुनवाई की प्रक्रिया। धारा नंबर 286 सारांश सुनवाई की अभिलेख। धारा नंबर 287 संक्षेप में सुनवाई किए गए मामलों का निर्णय। धारा नंबर 288 अभिलेख और निर्णय की भाषा क्या होगी। अध्याय नंबर 33 याचिका सौदेबाजी, यानी कि जब कोई काम हो जाता तो आप याचिका भी दे सकते हैं। तो अध्याय का अनुपयोग। धारा नंबर 290 याचिका सौदेबाजी के लिए आवेदन। धारा नंबर 291 पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटारे के लिए दिशा निर्देश। धारा नंबर 292 में पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटारे की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी। धारा नंबर 293 मामले का निपटारा। धारा नंबर 294 न्यायालय का निपटारा। धारा नंबर 295 निर्णय की अंतिमता और धारा नंबर 296 याचिका सौदेबाज के न्यायालय की शक्ति। धारा नंबर 297 अभियुक्त द्वारा भोगी गई हिरासत की अवधि कारावास की सजा के विरुद्ध सेट की जानी। धारा नंबर 298 बचत। धारा नंबर 299 अभियुक्त के बयानों का प्रयोग नहीं किया जाना। धारा नंबर यानी कि अभियुक्त के बयानों का प्रयोग नहीं किया जाना, यह का वर्णन जो 299 में दिया गया है। धारा नंबर 300 अध्याय का गैर अनुपयोग, यानी कि इस अध्याय का गैर उपयोग। अब अध्याय नंबर 24 पर चलते हैं। जेल में बंद या हिरासत में लिए गए व्यक्ति की उपस्थिति। पहले तो 201 में परिभाषा दी गई है। 202 में कैदी की उपस्थिति की उपेक्षा करने की शक्ति। धारा नंबर 303 राज्य सरकार या केंद्र सरकार की धारा 302 के प्रभाव से कुछ व्यक्तियों को बाहर करने की शक्ति। धारा नंबर 304 जेल के प्रभावी अधिकारी का कुछ आकस्मिक में आदेश का पालन करने से विरत करना। धारा नंबर 305 कैदी को रिहा करने में न्यायालय में लाया जाना, यानी कि रिहा करने के लिए न्यायालय में लाया जाना। जो जेल से न्यायालय में लाते हैं वो धारा 305 के अनुसार। धारा नंबर 306 जेल में गवाह की परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। अध्याय नंबर 25 पर जांच और परीक्षण के साक्ष्य। ए में दिया साक्ष्य लेने और रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर धारा नंबर 307 न्यायालय की परिभाषा बताई गई है। धारा नंबर 308 में अभियुक्त की उपस्थिति के साक्ष्य लिया जाना। धारा नंबर 309 में सम्मन मामलों और जांच में रिकॉर्ड करना। धारा नंबर 310 वारंट मामलों के रिकॉर्ड करना। धारा नंबर 311 सत्र न्यायालय के समक्ष परीक्षण में रिकॉर्ड करना। धारा नंबर 312 साक्ष्यों के रिकॉर्ड की भाषा क्या होगी। धारा नंबर 313 पूरे होने पर ऐसे साक्ष्यों के संबंध में प्रक्रिया। धारा नंबर 314 अभियुक्त या उसके वकील को साक्ष्यों की व्याख्या करना। धारा नंबर 315 गवाह के आचरण के संबंधी टिप्पणियाँ। धारा नंबर 316 अभियुक्त की परीक्षण का रिकॉर्ड। और धारा नंबर 317 में दुभाषी या सत्य भाषण के लिए बाध्य होना। धारा नंबर 318 दुभाषी का सत्य भाषण करने के लिए बाध्य होना। और बी में दिया गया है साक्ष्यों की परीक्षा के लिए आयोग, यानी कि 319 में जो दिया गया कब गवाहों की उपस्थिति से छूट दी जा सकती है और आयोग द्वारा जारी किया जा सकता है। धारा नंबर 320 किसको आयोग जारी किया जाना है। 321 में आयोग का निष्पादन। 322 में पक्षकार गवाहों की परीक्षा कर सकते हैं। धारा नंबर 323 में आयोग की वापसी कर सकते हैं। धारा नंबर 324 कार्रवाई का स्थगन भी किया जा सकता है 24 के अनुसार। 325 में विदेशी आयोग का निष्पादन करना। 326 में चिकित्सा गवाह का बयान। और धारा नंबर 327 मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट। धारा नंबर 328 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। धारा नंबर 329 कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेष की रिपोर्ट। कोई भी अपराध होता है जैसे मर्डर इत्यादि जैसा, तो उसमें बहुत सारी वो लगती हैं
धारा नंबर 330 कुछ दस्तावेजों का कोई औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं। धारा नंबर 331 लोक सेवक के आचरण में प्रमाण पत्र शपथ पत्र। धारा नंबर 332 शपथ पत्र पर औपचारिक चरित्र का साक्ष्य। धारा नंबर 333 प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्र दिए जा सकते हैं। धारा नंबर 337 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे सिद्ध की जा सकती है। धारा नंबर 335 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। धारा नंबर 336 कुछ मामलों में लोक सेवकों विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। धारा नंबर 337 एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्ति किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यानी किसी को एक अपराध के लिए सजा दी द्वारा नहीं चलाया जा सकता। अध्याय नंबर 26 जांच और परीक्षण के संबंध में सामान्य प्रावधान। धारा नंबर 338 में लोक अभियोजन द्वारा उपस्थिति। धारा नंबर 339 अभियोजन चलाने की अनुमति। धारा नंबर 340 जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है उसका बचाव करने का अधिकार, यानी कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई है तो उसको बचाव करने का अधिकार 340 में दिया गया। 341 कुछ मामलों में राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता, यानी राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता दी जा सकती है। धारा नंबर 342 जब निगम एवं पंजीकृत सोसाइटी अभियुक्त हो तो उसकी प्रक्रिया, यानी जब अभियुक्त कोई सरकारी संस्था हो या कोई सोसाइटी हो। धारा नंबर 343 सहज अपराधी को क्षमादान। धारा नंबर 344 क्षमादान देने के निर्देश की सख्ती। धारा नंबर 345 क्षमादान की सख्ती शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का परीक्षण। धारा नंबर 346 कार्रवाई स्थगित या स्थगित करने की सख्ती। धारा नंबर 347 स्थानीय निरीक्षण। धारा नंबर 348 महत्वपूर्ण गवाह को बुलाना या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की सख्ती जो दी गई है 348 में। धारा नंबर 349 किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या हस्ताक्षर करने का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की सख्ती। धारा नंबर 350 शिकायतकर्ताओं और गवाहों का खर्च, शिकायतकर्ता और गवाहों के लिए खर्च का वर्णन जो है 350 में। धारा नंबर 351 अभियुक्त की जांच करने की सख्ती। धारा नंबर 352 मौखिक तर्क और तर्कों का ज्ञापन करना। धारा नंबर 353 अभियुक्त व्यक्ति का समक्ष गवाह होना। धारा नंबर 354 प्रकटीकरण को प्रेषित करने के लिए किसी प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। धारा नंबर 355 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में पूछताछ और सुनवाई आयोजित करने का प्रावधान। धारा नंबर 356 उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में पूछताछ, सुनवाई या निर्णय। धारा नंबर 357 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाई को नहीं समझता है, जब यानी कार्रवाई को नहीं समझता है तो 357 में ये दिया गया है। धारा नंबर 358 अपराध के दोष प्रतीक होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। धारा नंबर 359 अपराध का संबंध। धारा 360 अभियोजन में वापसी। धारा नंबर 361 में ऐसे मामलों में प्रक्रिया जिनका निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, तो यह 361 में दिया गया है। धारा नंबर 362 प्रक्रिया जब जांच या सुनवाई शुरू होने के बाद मजिस्ट्रेट पाता है कि मामले को सौंपा दिया जाना चाहिए। धारा नंबर 363 सिक्का, स्टाम्प, कानूनी संपत्ति विरुद्ध अपराध के लिए पहले से दोषी ठहराए गए व्यक्ति का मुकदमा। धारा नंबर 364 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त रूप से कठोर सजा नहीं दे सकता। धारा नंबर 365 आंशिक रूप से एक मजिस्ट्रेट और आंशिक रूप से दूसरा मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्धि या सौंपना। धारा नंबर 365 आंशिक रूप से एक मजिस्ट्रेट और आंशिक रूप से दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि या सौंपना। धारा नंबर 366 न्यायालय खुला रहेगा, यानी कि इसमें 366 के अनुसार कभी कभी जैसे रहते हैं न्यायालय खुला रहता है तो टाइम के बाद भी वो 366। अध्याय नंबर 27 है मानसिक बीमारी से ग्रस्त अभियुक्त के संबंध में प्रावधान। दोस्तों इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। अध्याय 27 मानसिक बीमार से ग्रस्त अभियुक्त के संबंध में प्रावधान क्या दिए गए, कोई पागल है इत्यादि है तो उसके बारे में। धारा नंबर 367 अभियुक्त के मानसिक बीमार से ग्रस्त होने की स्थिति में प्रक्रिया। धारा नंबर 368 न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए मानसिक बीमार से ग्रस्त व्यक्ति के मामले में प्रक्रिया। धारा नंबर 369 जांच या सुनवाई लंबित रहने तक मानसिक बीमार से ग्रस्त व्यक्ति की रिहाई।
धारा नंबर 370 जांच या सुनवाई की बहाली। धारा नंबर 371 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के अनुपस्थित होने की प्रक्रिया। धारा नंबर 372 जब अभियुक्त स्वस्थ मन का प्रतीक होता है। धारा नंबर 373 मानसिक बीमार के आधार पर दोष सिद्धि का निर्णय। धारा नंबर 374 ऐसा आधार दोष सिद्धि व्यक्ति के सुरक्षा अभिरक्षा में रखा जाएगा। धारा नंबर 375 प्रभारी अधिकारी को मुक्त करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा नंबर 376 ऐसी प्रक्रिया जहां मानसिक रूप से बीमार कैदियों के बारे में रिपोर्ट की जाती है वह अपना बचाव करने में सक्षम है। धारा नंबर 377 ऐसी प्रक्रिया जहां हिरासत के लिए मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति रिहा किए जाने के लिए फिट घोषित किए जाते हैं। ये 377 के अनुसार है। धारा नंबर 378 मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को उसके रिश्तेदार मित्रों की देखभाल में सौंपना। धारा नंबर 3 अब चलते हैं अध्याय नंबर 28 न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में प्रावधान, तो महत्वपूर्ण है। धारा नंबर 379 धारा 215 में वर्णित मामलों की प्रक्रिया। धारा नंबर 380 में अपील की जा सकती है किसी मामले में। धारा नंबर 381 लागत का आदेश देने की शक्ति। धारा नंबर 382 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की प्रक्रिया। धारा नंबर 383 मिथ्या साक्ष्य देने के लिए मुकदमे का संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा नंबर 384 अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया। धारा नंबर 384 अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया। धारा नंबर 385 प्रक्रिया जहां न्यायालय समझता है कि मामलों को धारा 384 के अंतर्गत नहीं निपटाया जा सकता। धारा नंबर 386 रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को कब सिविल न्यायालय माना जाएगा। धारा नंबर 387 क्षमा याचना प्रस्तुत करने पर अपराधी को दोष मुक्त करना। धारा नंबर 388 उत्तर देना या दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास से दंडित करना। धारा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर देना या दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार पे भी जो है कारावास से दंडित किया जा सकता है। धारा नंबर 389 सम्मन के पालन में साक्षी गैर हाजिर रहने पर दंड की संक्षिप्तता। धारा नंबर 390 383 84 88 और 89 के अंतर्गत दोष सिद्धि पर अपील या ऊपर जो ये गई इन पर अपील की जा सकती है। धारा नंबर 391 कुछ न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ अपराधी को परीक्षण न करना जब वे स्वयं उनके समक्ष किए गए हों। धारा नंबर 392 निर्णय लेना। धारा नंबर 393 निर्णय की भाषा और वस्तु। धारा नंबर 394 पूर्व में दोषित ठहराए गए अपराधों का पता और घोषित करने का आदेश। धारा नंबर 395 मुआवजा देने का आदेश। धारा नंबर 396 पीड़ित प्रतिकर योजना। धारा नंबर 397 पीड़ित का उपचार करना यानी कि किसी पीड़ित का उपचार किया जाना। धारा नंबर 397 में। धारा नंबर 398 गवाह संरक्षण योजना। धारा नंबर 399 निराधार रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रतिकार। धारा नंबर 400 असंज्ञेय मामलों में लागत का भुगतान करने का आदेश। धारा नंबर 401 अच्छे आचरण की परीक्षा पर या चेतावनी के बाद रिहा करने का आदेश। धारा नंबर 402 कुछ मामलों में विशेष कारण दर्ज करने चाहिए। धारा नंबर 403 न्यायालय द्वारा निर्णय में परिवर्तन न किया जाना। धारा नंबर 404 निर्णय की प्रति अभियुक्त अन्य व्यक्तियों को दी जानी चाहिए। धारा यानी कि निर्णय की जो प्रति हैं अभियुक्त को दी जानी चाहिए अन्य व्यक्तियों को। यह धारा नंबर 404 के अनुसार किसी भी निर्णय की प्रति आप लेने के हकदार हैं। धारा नंबर 405 निर्णय का अनुवाद कब किया जाना चाहिए। धारा नंबर 406 सत्य न्यायालय द्वारा निष्कर्ष सजा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। धारा नंबर 407 पे चलते हैं लेकिन अध्याय नंबर 29 पुष्टि के लिए मृत्युदंड की प्रस्तुति। धारा नंबर 407 सत्य न्यायालय द्वारा पुष्टि के लिए मृत्युदंड की प्रस्तुति। पैन ले लेता हूँ। धारा नंबर 408 आगे की जांच करने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के निर्देश देने की शक्ति। धारा नंबर 409 सजा की पुष्टि करना या दोष सिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा नंबर 410 पुष्टि या नई सजा पर 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की चाहिए। धारा नंबर 411 मतभेद की स्थिति में प्रक्रिया। धारा नंबर 412 पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में प्रस्तुत मामलों की प्रक्रिया। धारा नंबर 413 यहाँ पर क्या अपील यानी मतलब ऐसे अध्याय में अपील के बारे में बताया गया है। अपील एक अलग से धारा में भी आया था लेकिन ये पूरा अध्याय है।
यानी 413 में जब तक अन्यथा प्रावधान न हो अपील नहीं की जा सकती। धारा नंबर 414 शांति बनाए रखना अच्छे आचरण के लिए जमानत की आवश्यकता वाले या जमानत स्वीकार करने से इनकार करना या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। धारा नंबर 415 दोष सिद्धि से अपील। धारा नंबर 416 कुछ मामलों में कोई अपील नहीं जब अभियुक्त दोषी होने की दलील देता है। धारा नंबर 417 छोटे मामलों में कोई अपील नहीं। धारा नंबर 418 सजा के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा अपील। धारा नंबर 419 दोष मुक्ति के मामले में अपील। धारा नंबर 420 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के खिलाफ अपील। धारा नंबर 421 कुछ मामलों में अपील का विशेष अधिकार। धारा नंबर 422 सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई कैसे होती है। धारा नंबर 423 अपील की याचिका कैसे होती है, इसका वर्णन 423 में है। धारा नंबर 424 अपीलकर्ता के जेल में रहने की प्रक्रिया। धारा नंबर 425 अपील की संक्षिप्त बर्खास्ती या अपील की संक्षिप्त बर्खास्तगी की जा सकती है। 426 संक्षिप्त रूप से खारिज न की गई अपील की सुनवाई की प्रक्रिया। धारा नंबर 427 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। अपील न्यायालय की शक्तियाँ। धारा नंबर 428 अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय। धारा नंबर 429 अपील पर उच्च न्यायालय के आदेश को निचली अदालत में प्रमाणित किया जाना। धारा नंबर 430 अपील लंबित रहने पर सजा का निलंबन, अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करना। धारा नंबर 431 दोष मुक्ति के खिलाफ अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। धारा नंबर 432 अपील न्यायालय में आगे समक्ष ले सकते हैं या उसे लेने का निर्देश दे सकते हैं। धारा नंबर 433 प्रक्रिया जहां अपील न्यायालय के अधीन समान रूप से विभाजित है। धारा नंबर 434 अपील पर निर्णय और आदेश की अंतिमता। धारा नंबर 435 अपील का उपशमन। धारा नंबर यहाँ पर खत्म होता है अध्याय। अगला अध्याय 31 संदर्भ और पुनरीक्षण। धारा नंबर 436 उच्च न्यायालय को संदर्भ के बारे में है। 437 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मामले का निपटारा। धारा नंबर 438 पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अभिलेखों को मंगवाना। धारा नंबर 439 जांच का आदेश देने की शक्ति। 440 सशस्त्र न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति। धारा नंबर 441 अतिरिक्त सशस्त्र न्यायालय की शक्ति। धारा नंबर 442 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति। धारा नंबर 443 पुनरीक्षण मामलों को वापस लेना या स्थानांतरण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा नंबर 444 पक्षों को सुनवाई या न्यायालय का विकल्प। धारा नंबर 445 मजिस्ट्रेट द्वारा अपने निर्णय के आधार पर कथन जिस पर उच्च न्यायालय विचार किया जाए। धारा नंबर 446 उच्च न्यायालय के आदेश पर निचली अदालतों में प्रमाणित किया जाना। अब अध्याय नंबर 32 में क्या दिया है, आपराधिक मामलों का स्थानांतरण। एक स्थान से दूसरे स्थान को जब होता है तो धारा नंबर 447 में मामलों और अपीलों को स्थानांतरण करने का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 448 मामलों और अपील स्थानांतरण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा नंबर 449 मामलों और अपील को स्थानांतरण करने के सत्र न्यायालय की शक्ति। धारा नंबर 450 सत्र न्यायालय द्वारा मामलों को अपील को वापसी लेना। धारा नंबर 451 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों को वापस लेना। धारा नंबर 452 कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों को सौंपना या वापस लेना। धारा नंबर 453 दर्ज किए जाने वाले कारण। अध्याय नंबर 33 दंडों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और परिवर्तन या एवं मृत्युदंड के बारे में। धारा नंबर 454 धारा 410 के तहत पारित आदेश का निष्पादन। 455 न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदंड का निष्पादन। धारा नंबर 456 सर्वोच्च न्यायालय में अपील के मामले में मृत्युदंड के निष्पादन को स्थगित करना। धारा नंबर 457 गर्भवती महिला पर मृत्युदंड का स्थगन, यानी कि गर्भवती महिला तो उसको मृत्युदंड का होकर निष्पादन किया जा सकता है। बी में कारावास दिया है, कारावास में कोई कारावास मिलता है तो जब क्या है। धारा नंबर 458 कारावास का स्थान नियुक्त करने की शक्ति। धारा नंबर 459 कारावास की सजा का निष्पादन। धारा नंबर 460 में निष्पादन के लिए वारंट आदेश। धारा नंबर 461 वारंट किसके पास दाखिल किया जाना है। अब सी में दिया है इस अध्याय के जुर्माना।
जुर्माने के संबंधी जो है। 462 में जुर्माना लगाने के लिए वारंट। धारा नंबर 463 में ऐसे वारंट का प्रभाव। धारा नंबर 464 किसी ऐसे क्षेत्र में न्यायालय द्वारा जारी किया गया जुर्माना लगाने का वारंट जिस पर वह संहिता लागू नहीं होती। धारा नंबर 465 कारोबार की सजा के निष्पादन का निलंबन। और डी में दिया गया निष्पादन के संबंध में सामान्य प्रावधान क्या है। धारा नंबर 466 वारंट कौन जारी कर सकता है। 467 में फरारी अपराधी पर सजा कब प्रभावी होगी। धारा नंबर 468 किसी अन्य अपराध के लिए पहले से सजा पाए अपराधी पर सजा। धारा नंबर 469 अभियुक्त द्वारा कारावास की सजा के विरुद्ध बिताई गई हिरासत की अवधि का जुर्माना। धारा नंबर 470 व्यावृत्ति। धारा नंबर 471 सजा के निष्पादन पर वारंट वापसी। धारा नंबर 472 में आदेशित धनराशि जुर्माने के रूप में वसूलना योग्य। और धारा नंबर 473 मृत्युदंड के मामले में दया याचिका। धारा नंबर 474 सजा को निलंबित या माफ करने की शक्ति 474 में दी गई है। धारा नंबर 474 हो गया। 75 सजा को छोटा करने की शक्ति। धारा नंबर 476 कुछ मामलों में सजा छोटा करने की शक्ति पर प्रतिबंध। धारा नंबर 477 यानी कि सजा को छोटा किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा है धारा को छोटा भी कर सकते हैं सजा को, और प्रतिबंध भी है कुछ में। धारा नंबर 477 मृत्युदंड के मामले में केंद्र सरकार की सहवर्ती शक्ति। धारा नंबर 478 कुछ मामलों में केंद्र सरकार की सहमति के बाद राज्य सरकार द्वारा कार्य करना। धारा नंबर 400 अध्याय नंबर 34 जमानत उपरांत के बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तो धारा नंबर 479 जमानत उपरांत। 480 में किस मामले में जमानत ली जानी है। 481 में विचारणीय कैदियों को अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है। धारा नंबर 482 गैर जमानती अपराध के मामले में कब जमानत ली जा सकती है। धारा नंबर 483 जमानत के लिए अभियुक्त को अगली अपीलीय अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। धारा नंबर 484 गिरफ्तार की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश। धारा नंबर 485 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियाँ। धारा नंबर 486 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रांड की राशि और उसकी कमी। धारा नंबर 487 अभियुक्त और जमानतदारों का ब्रांड। धारा नंबर 488 जमानतदारों का द्वारा घोषणा। धारा नंबर 489 हिरासत से मुक्ति। धारा नंबर 490 490 पर्याप्त जमानत का आदेश देने की शक्ति, जहां पहली बार ली गई जमानत अपर्याप्त हो, जमानत के बारे में है। धारा नंबर 491 जमानतदार का रिहाई, जमातदारों की रिहाई। धारा नंबर 492 पहचान पत्र के बदले जमा। धारा नंबर 493 ब्रांड जब्त होने की प्रक्रिया। धारा नंबर 494 ब्रांड और जमानत ब्रांड को रद्द करना। धारा नंबर 494 ब्रांड और जमानत ब्रांड को रद्द करना। धारा नंबर 495 जमानत के बदले जमा राशि। धारा नंबर 497 जमानत के संबंध में विशेष शक्तियाँ। जमानत के संबंध में विशेष शक्तियाँ। जमानत के विषय में विशेष शक्तियों के बारे में 497 में बताया गया। धारा नंबर 498 कुछ पहचान पत्रों पर देय राशि के अनुग्रहण का निर्देश देने की शक्ति। अध्याय 35 संपत्ति का निपटारा। धारा नंबर 499 कुछ मामलों में मुकदमों से लंबित रहने तक संपत्ति की हिरासत और निपटारे के लिए आदेश। धारा नंबर 500 मुकदमे के समापन पर संपत्ति के निपटारे के लिए आदेश। धारा नंबर 501 अभियुक्त पर पाए गए धन का निर्दोष क्रेता को भुगतान। धारा नंबर 502 500 या 501 के तहत आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। धारा नंबर 503 मानहानि और अन्य मामलों का विनाश। और धारा नंबर 504 अचल संपत्ति का कब्जा वापस दिलाने की शक्ति। धारा नंबर 505 में जो दिया गया है संपत्ति जब्त करने पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। धारा नंबर 506 6 महीने के भीतर कोई दावेदार न आने पर प्रक्रिया, यानी 6 महीने कोई नहीं आता। तो धारा नंबर 507 नाशवान संपत्ति को बेचने की संपत्ति। अध्याय नंबर 36 अनियमित कार्रवाई। यहाँ पर धारा नंबर 508 अनियमितताओं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करते। धारा नंबर 509 अनियमितताओं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। धारा नंबर 510 गलत जगह पर कार्रवाई। धारा नंबर 511 183 या 316 के प्रावधान का गैर अनुपालन। धारा नंबर 312
आरोप तय करने में चूक या अनुपस्थिति या त्रुटि का प्रभाव। धारा नंबर 513 त्रुटि चूक अनियमितता के कारण प्रतिवत्ति होने पर निष्कर्ष या सजा। धारा नंबर 514 कुर्की और अवहेलना करने के लिए दोष या त्रुटि। धारा नंबर 514 हो गया। अध्याय नंबर चलते हैं 37 पे। यहाँ कुछ अपराधों का संज्ञान लेने की सीमा। बहुत लंबी वीडियो हो गई दोस्तों, सर भी दर्द करने लगा है इतनी देर से, काफ़ी देर से बोलते हुए। धारा नंबर 315 परिभाषा है। धारा नंबर 316 सीमा अवधि बीत जाने के बाद संज्ञान लेने पर रोक। धारा नंबर 317 सीमा अवधि का प्रारंभ। धारा नंबर 318 कुछ मामलों में समय का आविष्कार। धारा नंबर 319 न्यायालय बंद होने की तिथि का आविष्कार। धारा नंबर 520 जारी अपराध। धारा नंबर 521 कुछ मामलों में सीमा अपराध का विस्तार। धारा नंबर 322 उच्च न्यायालय के समक्ष विचार में। अध्याय विधिन्याय। धारा नंबर 523 सैन्य न्यायालय द्वारा विचारणीय शक्तियों को कमांडिंग ऑफिसर को सौंपना। धारा 524 प्रपत्र। धारा 525 नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 526 कुछ मामलों में कार्यान्वयन मजिस्ट्रेट को आवरण कार्य में परिवर्तन करने की शक्ति। धारा नंबर 527 ऐसा मामला जिसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हो। धारा 328 कुछ न्यायालयों में अभिवक्ता का मजिस्ट्रेट के रूप में न बैठना। धारा 529 बिक्री से संबंधित लोक सेवक द्वारा संपत्ति की खरीदारी या बोली न लगाना। दोस्तों आज के वीडियो में पूरी मैंने भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है उसकी जितनी भी इसमें 529 धाराएं हैं पूरी इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।